एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपसे महर्षि दयानंद की बातें कर रहा हूँ। पिछले अध्याय में हमने उनका पृष्ठभूमि या उनका बैकग्राउंड देखा था। आज हम दो बातें करेंगे, एक उनके विचारों पर प्रभाव और दूसरा उनके विचारों में राष्ट्रवादी तत्व। अब किसी भी विचारक को जब आप पढ़ते हैं तो इस बात को आपने ध्यान अवश्य दिया होगा कि पर्यावरण का उस पर प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण या एनवायरनमेंट एक ज्योग्राफी की टर्म है, यानी जिससे आप घिरे हुए हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है जिससे आप घिरे हुए हैं। तो ऐसे ही समाज में भी आप घिरे हैं, परिवार से, परंपराओं से, धर्म से, संस्कृति से, आपके वातावरण से, और इसका आप पर प्रभाव पड़ता है। तो महर्षि दयानंद के चिंतन में जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण रही वो रही भारत और भारत की संस्कृति, विशेष तौर से वेद। अब वेद 4 हैं, सामान्य ज्ञान में आपने पढ़ा होगा। मूलतः वे ऋचाएँ हैं, आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं तो वो श्लोक हैं, और उनके शब्दार्थ और भावार्थ की को निकालने की एक प्रक्रिया है। वहाँ केवल शब्दों के अर्थ नहीं है, बल्कि उनका एक भावार्थ भी है। और जिस समय की हम बात कर रहे हैं, महर्षि दयानंद के समय की, उस समय भारत की संस्कृति पर, सभ्यता पर और जहाँ के जीवन पर विदेशियों के प्रभाव, बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखा रहे हैं। अन्य धर्म, संस्कृतियाँ, मज़हब हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी पर प्रभावी होने का एक बड़ा आसान तरीका है, वो ये कि आप उन्हें उनकी कमियां गिनाएं। तो जैसा आप क्रिकेट में कहते हैं ना, क्रिकेट की भाषा में, कि वो बैकफुट पे आ गए, अर्थात अब कमी तो है और आपके पास उसका कोई वाजिब जवाब नहीं है। और ये भी आप मानेंगे कि उस समय जो आंदोलन चल रहे थे उनकी पृष्ठभूमि में ये चीज़ें थीं, हमारे पास कमियां थीं। महर्षि दयानंद के चिंतन पर, या उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया था जब वे भारत में घूम रहे थे, पढ़ रहे थे, समाज को देख रहे थे, विजयन से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, कि इन समस्याओं का मूल कारण ये है कि हमने वैदिक ज्ञान और संस्कृति को भुला दिया है और कुछ नई चीज़ें ऐसी जोड़ ली है या उनको हमने अपना लिया है कि वो हमारे सारी समस्याओं का मूल कारण है। तो जो उनका प्रिय नारा है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, वेदों की ओर लौटो। इसका आशय ये नहीं है कि वेदों की, वैदिक युग की तरफ आप कदम बढ़ाएं। इसका आशय उनका ये था कि उन पुस्तकों में ज्ञान का एक भंडार छिपा है और वो स्थिर नहीं है, उसमें समयानुकूल परिवर्तन की व्यवस्थाएं भी दे रखी हैं, बशर्ते आप उन्हें समझने का प्रयास करें। तो दयानंद के दर्शन का जो मूल स्रोत है वो वेद हैं, और उन्होंने ये माना है कि भारत की समस्त समस्याओं का जो मूल कारण है वो वेदों से विमुख होना है, और समाधान भी वही है कि उनकी ओर लौटा जाए। अब दूसरी बात, महर्षि दयानंद के चिंतन में राष्ट्रवादी तत्व, आज हम इनकी बात करेंगे। सबसे पहली बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि उन्होंने भारत में भारतीयता का घोष किया, नारा लगाया। इसको आप ये भी कह सकते हैं, इसको आप यूँ समझिए, राजा राम मोहन राय, हमने इससे पहले पढ़ा, खाली बंगाल में ही सुधार नहीं हो रहे हैं या खाली महर्षि दयानंद नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य, हर जगह पर समाज सुधार के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, समाज की बुराइयों के खिलाफ। क्षमा करें, मैं समाज सुधार भूल गया। समाज में जो कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, जड़ हैं, जो समाज को नुकसान पहुंचा रही हैं,
आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उनके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। अलग अलग व्यक्ति और व्यक्तित्व इस आवाज़ को उठा रहे हैं। लेकिन एक फ़र्क है जो महत्वपूर्ण है, जो महर्षि दयानंद को उनसे अलग करता है। महर्षि दयानंद ने ये माना है कि सुधार भारतीय ज्ञान विज्ञान और वैदिक तौर तरीकों से किए जाएं, ना कि पाश्चात्य। जबकि औरों के साथ ऐसा नहीं है। राजा राममोहन राय पर प्रभाव है और उन्होंने अपने सुधारों में कई ऐसे सुधार लिए हैं जो उन्होंने पश्चिम से प्राप्त किए, प्रेरित किए, प्रेरणा ली। लेकिन महर्षि दयानंद यहाँ पूर्णतः इस बात पर सहमत हैं कि भारत का सुधार भारतीय तरीकों से भारतीयों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। यदि पश्चिम की संस्कृति या सभ्यता से आपने प्रेरणा ली तो वो भारत पर उनका उपकार हो जाएगा, और जो व्यक्ति उपकार लेता है वो हमेशा दबा हुआ रहता है, झुका हुआ रहता है। क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति सर झुकाकर होती है, सर उठाकर नहीं। और उस तरफ आप तब जाएं जब आप अपने आप से निराश हों। आपके ज्ञान में, आपके विज्ञान में कहाँ आप पीछे हैं। और यही तत्व है जो उन्हें राष्ट्रवादियों में, जो उस समय के थे, अग्रणी बनाता है। दूसरा, उन्होंने ये कहा, अब तक देखिए हो क्या रहा है, वेद लिखे गए संस्कृत में हैं, संस्कृत जनभाषा नहीं है। और तीसरी बात और महत्वपूर्ण है कि उसमें जो श्लोक लिखे हुए हैं, जैसे आप यदि सामान्य ज्ञान में पढ़ें तो बहुत से व्यक्ति तो ये मानते हैं कि वेद गडरियों के गीत हैं। गडरिये वो होते हैं जो पशुओं को चराते हैं, कि दरअसल ये उनके गीत हैं, इनमें ज्ञान विज्ञान कुछ नहीं है, कोई तर्क नहीं। महर्षि दयानंद ने ये कहा कि वेद अपौरुषीय हैं। अपौरुषेय, इस हालांकि इस बात पर उनकी बड़ी आलोचना भी हुई। अपौरुषेय का अर्थ यह है कि वेद मनुष्यों की रचना नहीं है। तो लोगों ने प्रतिप्रश्न किया कि यदि मनुष्यों की रचना नहीं है तो फिर किसकी है। तो दयानंद ने इसका तर्क ये दिया कि वेदों में जो ज्ञान विज्ञान और जो अन्य चीज़ें मिलती हैं वो किसी मानव मस्तिष्क की उपज नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने वेदों के लिए अपौरुषेय शब्द का प्रयोग किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि समस्या वेदों के सही अनुवाद और जन भाषा में उसके प्रचार की है। जनता पढ़ना चाहती है, जानना चाहती है, अपनी संस्कृति से किसको लगाव नहीं होगा, लेकिन उसकी जो राह है, जो भाषा है, वो तो ऐसी हो कि जनता उसको पढ़ पाए और समझ पाए, तभी तो जीवन में उतारेगी। आपने वो एक शब्दों का टुकड़ा पढ़ा होगा, मन वचन और कर्म। विचार पहले मन में आता है, फिर वचनों में, फिर कर्म। तो यदि भाषा को आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो समझेंगे कहाँ से, और जब समझ ही नहीं पा रहे हैं तो उसको अपने जीवन में उतारेंगे कैसे। दयानंद ने इस राह को आसान करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वेदों का जो ज्ञान है उसमें दोनों प्रकार के ज्ञान है, अपरा और परा। अपरा ज्ञान वो है जो भौतिक जीवन से संबंधित है, और परा ज्ञान वो है जो आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। दूसरा, उन्होंने देखिए कितनी सहज व्याख्या की है, इसको आप समझें कि वेदों में जिस चीज़ को, जिस कार्य को करने योग्य बताया गया है वे धर्म है, और जिस कार्य पर प्रतिबंध लगाए गए हैं वे अधर्म। और उन्होंने इसका हर प्रश्न का उत्तर है। आपके पास खोजने वाला मस्तिष्क और विश्वास करने वाला हृदय होना चाहिए। तीसरी बात, जो उनके राष्ट्रवादी चिंतन का महत्वपूर्ण बिंदु है, उन्होंने विवेकहीन परंपराओं पर प्रहार किए और बहुत जोर से किए। मैंने आपको बताया था कि बहुत सी ऐसी परंपराएं थीं जिनको जोड़ दिया गया धर्म के साथ, जबकि मूलतः वे सामाजिक बुराइयां थीं। जैसे उदाहरण लीजिए आप, हमारे समाज में पर्दा प्रथा आपको आज भी किसी ना किसी रूप में दिखाई दे जाएगी। अब आप सोचिए, आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, पर्दा प्रथा धार्मिक परंपरा है या सामाजिक? आप मेरे प्रश्न का उत्तर ढूंढ लेंगे, मुझे व्याख्यान करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बहुत सी परंपराएं हैं जो मूलतः सामाजिक हैं, लेकिन जिनको धर्म का नाम दे दिया गया है। अभी देखिए, हाल ही के अंदर
राजस्थान में मृत्यु भोज को प्रतिबंधित किया ना, आप इसी को सोचें। क्या मृत्यु भोज धार्मिक परंपरा है या सामाजिक? चलिए, किसी की मृत्यु होती है तो लोग उससे संवेदना प्रकट करने आते हैं, जुड़ने आते हैं, समाज जुड़ता है, ये प्रकट करता है कि हम आपके दुख में आपके भागीदार हैं। तो ये सामाजिक परंपरा है, धार्मिक नहीं है। सती प्रथा कहीं धार्मिक परंपरा नहीं है, लेकिन सामाजिक कुरीति है, पर वहाँ जोड़ दिया गया। कौन सा धर्म कहता है कि बाल विवाह होना चाहिए? कहीं लिखा हुआ नहीं, पर है, जोड़ दिया गया। ऐसी कुरीतियों का दयानंद ने सिंह की तरह दहाड़ कर विरोध किया है। मैंने आपको उदाहरण दिया कि वो जो पिछले अध्याय में हमने बात की थी कि बनारस के अंदर जब बहस हुई है, 300 सनातन परंपरा के विद्वान एक तरफ, और 300 छोटा अंक नहीं होता, बहुत बड़ा अंक है, और दयानंद एक तरफ, और उन 300 लोगों को परास्त किया है जो शुद्ध परंपरावादी है। देखिए, परंपराएं दोनों प्रकार की होती हैं, पालन योग्य भी और पालन के अयोग्य भी। दयानंद उन परंपराओं का विरोध कर रहे हैं जो पालन योग्य नहीं है, विवेकहीन हैं, जिनके पीछे कोई वैदिक या नैतिक तर्क नहीं है। अगला बिंदु, भारत की स्वतंत्रता के प्रति आग्रह। देखिए, उस समय भारत ब्रिटेन के अधीन है और ब्रिटिशर इस बात को साबित कर रहे हैं हर दृष्टि से, और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ है। भैया आप देखिए, 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के साथ मुग़ल साम्राज्य का पराभव होता है, क्योंकि उसके बाद उत्तराधिकारी तो रहे, लेकिन वो योग्य नहीं थे, उनमें क्षमताएं नहीं थी। मैं उस बहस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, 1707 के बाद से भारत में एक मजबूत केंद्रीय साम्राज्य स्थापित होना बंद हो गया है। ब्रिटिशर्स ये कह रहे हैं कि इस कमी को हमने पूरा किया है, हमने भारत को एक सूत्र में बांधा है। उन्होंने अपने तर्क दिए, वो तर्क जो उनके पक्ष में थे। वहां दयानंद एक बात कहते हैं कि पिंजरा चाहे सोने का क्यों ना हो, पिंजरा पिंजरा होता है, शासन स्वदेशी होना चाहिए। यदि स्वदेशी शासन में कमियां भी हैं, खामियां भी हैं, तो वो ठीक की जा सकती है, कहाँ नहीं होती। तीसरी बात, स्वदेशी का समर्थन, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज आप देखिए, हमने सुपर कंप्यूटर परम भी खुद बनाया है, हमने अग्नि पृथ्वी मिसाइल खुद बनाई हैं। दुनिया के जो वैज्ञानिक की व्यवस्थाएं हैं, उस पर भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन स्वदेशी के प्रति आग्रह की बात महात्मा गांधी से पहले किसी ने पूरे जोर से कही है तो वो महर्षि दयानंद सरस्वती हैं। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और फिर गांधी। स्वदेशी के प्रति उनका पूरा आग्रह है कि भारत की बनी चीज़ों का प्रयोग भारत के लोगों को करना चाहिए। ठीक है, भले ही वो कुछ क्वालिटी में ख़राब हो सकती हैं, हल्की हो सकती हैं, पर गुणवत्ता सुधारी जा सकती है। लेकिन यदि आप प्रयोग ही बंद कर देंगे तो उसका उत्पादन बंद हो जाएगा, और वो लोग जो उस रोजगार से जुड़े हुए हैं वो हो जाएंगे बेरोजगार। स्वदेशी के प्रति उनका पूर्ण समर्पण रहा। तीसरा, अगला बिंदु, सामाजिक एकता पर बल। दयानंद केवल किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो भारत की बात कर रहे हैं कि जितनी भी संस्कृतियाँ, सभ्यताएँ, धर्म यहाँ पनप रहे हैं या पनपे हैं, उन सब के पास अपने विकास का, विस्तार का पूरा अधिकार है, लेकिन एक दूसरे की सीमाओं में हस्तक्षेप किए बगैर, क्योंकि अधिकार सबके पास। समाज जब एक होगा तभी राष्ट्र मजबूत बन सकता है, ऐसा उनकी मान्यता है। अगला बिंदु है निर्भीकता और चारित्रिक दृढ़ता पर बल। दयानंद का इस बात पर खास जोर है कि जो भी आपके समाज के रिश्ते हैं, संबंध हैं, एक चारित्रिक दृढ़ता जरूर होनी चाहिए, चाहे वो शासक पे हो और या प्रजा। यदि आपका चरित्र मजबूत है, शक्तिशाली है, तो वो राष्ट्र कभी कमज़ोर नहीं होगा, ताकतवर रहेगा, और कभी किसी विपत्ति में फंसा भी तो वहाँ से अपने सामर्थ्य के दम पर निकल सकता है। और अगला बिंदु जो सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत खास है, अति विशिष्ट है, उन्होंने हिंदी भाषा के प्रयोग पर बल दिया। अब आप देखिए, अंदाज लगाइए, वो गुजरात का रहने वाला व्यक्ति, संस्कृत का प्रकांड विद्वान,
वो हिंदी का समर्थन कर रहा है। कारण गुजरात की भाषा है गुजराती, संस्कृत को जानने वाला एक बहुत छोटा सा वर्ग है, लेकिन हिंदी राष्ट्र को जोड़ रही है, राष्ट्र में बोली जा रही है, राष्ट्र में समझी जा रही है। दयानंद इस बात का समर्थन करते हैं कि हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए बोलचाल में, क्योंकि भाषा भी आपको जोड़ती है, विचारों के संप्रेषण का एक मजबूत मार्ग खोलती है, बनाती है। धन्यवाद।